स्वागत है आप सभी का परिधि लाइव पर। और इस कार्यक्रम में या फिर इस वीडियो के द्वारा हम उन पॉइंट्स को या वो ऐसे इंसिडेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिन पर हमें डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे देश में युवाओं की तरफ से जो एक आंदोलन हुआ काफ़ी टाइम बाद में, लगभग जो सरकार अभी चल रही है उसके 12 साल के दौरान ऐसा आंदोलन पहली बार हुआ। और अगर हम ऑल ओवर हिस्ट्री देखें हमने भारत की, तो शिक्षा को लेकर के जिस लेवल का ये जो एक आंदोलन हुआ है, जिसको आप जेनजी मूवमेंट भी बोल रहे हैं, कॉकरोच मूवमेंट भी बोल रहे हैं, इस मूवमेंट के पूरी टाइमलाइन को हम इस वीडियो में समझने का काम करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने भी ये पूरा प्रोटेस्ट जो है अपनी नज़रों में रखा हो और काफ़ी सारे इसके मीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, उनको भी आप देख करके एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इसका पूरा घटनाक्रम क्या रहा हुआ है वो अब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पहला घटनाक्रम 15 मई का है और जब भी इस घटनाक्रम के बारे में मैंने सोचा है तो मुझे एक दोहा याद आता है, रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। ठीक है, इसका मतलब है कि भैया जीभ तो कुछ भी बोल देती है और बोलने के बाद मुंह में चली जाती है, लेकिन उसका परिणाम जो होता है ना वो भुगतना पड़ता है सिर को। 15 मई 2026 को भारत के जो सीजीआई साहब हैं उन्होंने, सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी एक केस के मामले में, जो वकील साहब थे वो किसी वकीलों की मानद के चक्कर में उन्होंने कोई पीआई दायर कर दी होगी, तो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट करते हुए कहा था युवा जो है, ये जो बेरोजगार हैं, आलसी हैं, ये तिलचट्टे हैं, यानी कि कॉकरोच हैं, ये परजीवी हैं। ठीक है, समाज के परजीवी, इस तरह से उन्होंने तुलना कर दी। आपके सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब ने जब ये बोला है तो ये तो न्यूज में जाएगा ही जाएगा। और जैसे ही न्यूज में गया तो सब दुनिया को पता चल गया कि सीजेआई साहब ने क्या बोल दिया है, लोगों को तिलचट्टा बोल दिया है। कौन से लोगों को? बेरोजगारों को, युवाओं को। तो इस बात पर 15 मई को विरोध भी शुरू हो जाते हैं। कॉकरोच जो वर्ड है, हैशटैग कॉकरोच, ये ट्रेंड करने लग जाता है। इसके बाद 16 मई को, अगले ही दिन 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, इन्होंने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक्स यानी कि ट्विटर, जो फॉर्मली ट्विटर हुआ करता था, उस पर उन्होंने एक पोस्ट डाली कि कॉकरोच जो हैं वो एक साथ हो जाए तो क्या होगा, तो हम कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ से लिया हुआ है? भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से जनता पार्टी लिया हुआ है और उसी पर व्यंग्यात्मक रूप से ये एक नाम रखा गया है, कॉकरोच जनता पार्टी। और अभिजीत दिपके ने ये जैसे ही एक्स पे पोस्ट डाली, ये वायरल हो जाती है। अब फिलहाल हम जान लेते हैं अभिजीत दिपके के बारे में। अभिजीत दिपके कौन है? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के ये फाउंडर है, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। अभिजीत दिपके भारत के महाराष्ट्र में औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम इनके भगवान दिपके और माताजी का नाम इनके अनीता दिपके है। अब इनकी जो शिक्षा है वो इन्होंने जर्नलिज्म किया है, बैचलर किया है वो जर्नलिज्म में पुणे से किया है। 2022 तक तो आम आदमी पार्टी में मीडिया का काम कर रहे थे, यानी कि आपके आईटी सेल जो होती है वो काम कर रहे थे। और फिर ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में बोस्टन से ये पब्लिक रिलेशंस का जो एमएस उन्होंने वहाँ से कंप्लीट कर लिया। अब ये जॉब ढूंढ रहे थे और इसी दौरान ये कॉकरोच वाला जो वर्ड था ये ट्रेंड करने लगा और इनके दिमाग में न जाने कैसे ये चीज़ आई होगी और इन्होंने यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया कि हम कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे हैं। अब देखिए कि ये कॉकरोच जो वर्ड है ये वैसे ही ट्रेंड कर रहा है और अभिजीत दिपके जो है वो पब्लिक रिलेशंस पढ़ रहे हैं, साथ में जर्नलिज्म किए हुए हैं, ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के अंडर में रहकर के इन्होंने मीडिया का भी काम संभाला हुआ है, तो ऑलरेडी ये ट्रेंड है इन चीज़ों में। वेबसाइट इन्होंने लाइव कर दी, वेबसाइट बना दी कॉकरोच जनता पार्टी की, और साथ में कुछ ही घंटों में ये देखा कि 40,000 से ज़्यादा लोग इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो चुके थे। जब आपके सीजीआई साहब ने देखा कि ये मामला तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैशटैग चल रहे हैं, पब्लिक इस पे कमेंट कर रही है, सीजीआई साहब ने स्पष्टीकरण दिया है। मैंने सबको नहीं बोला है, मैंने भारत के लोगों को नहीं बोला है, मैंने उन लोगों को बोला है जो फेक डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं और अच्छे पेशे में जाकर के लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन वही बात है, अब बोलने से क्या हो जब चिड़िया छूट गई खेत, मतलब पूरा खेत ही साफ हो गया महाराज। आपके बिना सोचे समझे कुछ बोलने की वजह से एक आंदोलन शुरू हो गया। और वैसे थैंक यू करना चाहिए सीजीआई साहब का। ऐसा किसने कहा था? अपने दिपके साहब ने कहा था कि थैंक यू करते हैं हम सीजीआई साहब का, जिन्होंने हमको कॉकरोच बोला, ताकि इतना बड़ा एक आंदोलन यहाँ पे तैयार हो सका। 18 मई 15 मई हमने देख लिया कि कॉकरोच नाम बोला गया
उसके बाद 16 मई को पार्टी बनती है। अब 18 मई आती है। 18 मई को हाँ मैं हूँ कॉकरोच कह करके गाना रिलीज किया अभिजीत दीपके ने। अब यहाँ पे सीजेपी की सदस्यता संख्या 40,000 से बढ़कर के 70,000 के लगभग पहुंच गई। 21 मई को इंस्टाग्राम अकाउंट तक 17 मिलियन फॉलोअर्स इनके कंप्लीट हो गए। 17 मिलियन फॉलोअर्स, इसका मतलब ये हो गया कि भाजपा कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां, जो जैसे कि कांग्रेस 1885 में बनी थी और भाजपा 1980 के टाइम पीरियड में बनी हुई पार्टी है, इनके इतने फॉलोवर नहीं है जितने इस कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट हो गए। मतलब भाजपा को ही इन्होंने फॉलोवर्स के मामले में क्रॉस कर दिया। गवर्नमेंट को टेंशन होती है ऐसे मामलों में कि यार ये अचानक से इतना कैसे ट्रेंड कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके एक्स अकाउंट पे बैन लगा दिया। अब एक्स अकाउंट जो था उस पे बैन लग चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट और इसकी वेबसाइट अभी भी चल रही है। एक्स अकाउंट पे इन पे बैन क्यों लग गया और इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों चलता रह गया? इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों नहीं रोक पाए भारत सरकार? क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट जो बना था वो बना था अमेरिका में, मतलब एक्स अकाउंट जो बना था वो इंडिया में बना था। तो जो इंडिया में बना है उसको इंडियन गवर्नमेंट रोक सकती है, लेकिन अमेरिका में जो आपके ट्रम्प चचा हैं वो इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे कि अमेरिकन अकाउंट आप इंडिया में बैठ करके बैन करवा दो। 1 जून 2026 को दीपके ने ये सोचा कि भैया इस पूरे मूवमेंट को, जिसमें इतना ज्यादा उनको सपोर्ट मिल रहा है, मैं भी हूँ कॉकरोच जैसा इनको सपोर्ट मिल रहा है, इस सपोर्ट को अब ऑनलाइन ही नहीं रखेंगे, इसको ऑफलाइन भी लेके जाएंगे। ऑफलाइन कैसे लेके जाएंगे? ऑफलाइन ले जाने का मतलब है कि इसको वो फिजिकली यहाँ पे इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको हाईलाइट करेंगे और उनके लिए कोशिश करेंगे। यानी कि लोगों को ऐसा पहले लग रहा था कि ये केवल एक व्यंग्यात्मक आंदोलन चल रहा है, होना जाना कुछ भी नहीं है, फालतू काम है। लेकिन यहाँ पे दीपके जी सीरियस, दीपके जी ने कह दिया कि भाई साहब हम तो इसको बिल्कुल ऑफलाइन लेके आएंगे और इस मूवमेंट को एक आवाज देंगे, इस मूवमेंट को हम एक शक्ल देंगे। 1 जून 2026 को उन्होंने डिसाइड कर दिया कि 6 जून को जंतर मंतर पर हम पहुंचेंगे, वहां पे प्रदर्शन होगा। टॉपिक इन्होंने चूज किया है तो वो है पेपर लीक। 3 मई को नीट का पेपर हुआ था। लीक होने के बाद में ठीक है कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, तो ये एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा था और इसका ध्यान गया है दीपके जी का गया है। तो दीपके जी ने 1 जून 2026 को डिक्लेयर कर दिया कि 6 जून को मैं आ रहा हूँ भारत और इस मुद्दे को लेकर के, पेपर लीक वाले मुद्दे को लेकर के हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको ये बोला कि एयरपोर्ट पे आप आइए, एयरपोर्ट पर भीड़ लगाइए। फिर उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई एयरपोर्ट में मत आना, आप जंतर मंतर पर रुकना। 2 जून 2026 को सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद है, आपके वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है और अभी थोड़े टाइम पहले, 1 साल लगभग हो गया होगा, 1 साल पहले इन्होंने पर्यावरण को लेकर के भी मूवमेंट किया था, अनशन किया था, जो कि सरकार ने बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इनको जेल भी हो गई थी, लगभग 170-175 दिन ये जेल में रह करके आए बिना बात के। अब इन्होंने यहाँ पर इनको सपोर्ट दे दिया कि भाई मैं कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी तरफ से समर्थन देता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। कॉकरोच जनता पार्टी की एक मीटिंग होती है और इंडिया में इस मीटिंग के थ्रू इन्होंने 3 स्पोक पर्सन अपने बनाए हैं। पहले स्पोक पर्सन का नाम है सौरव दास, दूसरे हैं विजेता दहिया और तीसरे हैं आशुतोष रांगता। इनमें से एक जो मेंबर है विजेता दहिया, जिनको बीच में ही हटना पड़ा सीजेपी के मेन कार्यकारिणी से। और अभिजीत दीपके जब आएंगे तो भैया पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ये केवल ऑनलाइन ही था, ऑफलाइन इसका कुछ नहीं होने वाला, ऑफलाइन में कोई भी नहीं आएगा, कि हाँ भैया देख लिया, लाइक कर दिया, बात खत्म। और सच बोलूं तो ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि इनसे कुछ नहीं होगा। 6 जून को फ्लाइट आती है अमेरिका से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आती है। दीपके साहब आते हैं, पहले उनको रोका जाता है क्योंकि पुलिस सतर्क थी कि भाई कुछ ज्यादा हो जाए। पब्लिक भी वहां पे आई हुई थी, ये सोची जा रही थी कि कहीं अभिजीत दीपके को इंडिया उतरते ही अरेस्ट ना कर लिया जाए, क्योंकि भैया इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है ये आदमी, वो भी अमेरिका में बैठ करके। बाहर से फंडिंग वाला तो नहीं, या फिर ये भारत में अशांति फैलाना चाहता है, ऐसा कुछ हो, या इस सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो भैया उसको कैसे छोड़ देंगे आप? तो नॉर्मल सी बात है, आम आदमी भी यही सोच रहा था कि ये जैसे ही इंडिया में लैंड करेगा इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। अब देखो वो बात अलग है कि एयरपोर्ट में उनको 2 घंटे बिठाए रखा गया, ठीक है, उनसे बहुत सारी बातें पूछी गई, ये तो सब चलता ही है। उसके बाद जब ये एयरपोर्ट से बाहर आए उसके बाद ये जंतर मंतर गए, जंतर मंतर जाकर के 1 दिन का आंदोलन किया। तो 1 दिन का आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन 6 जून को कंप्लीट होता है।
इस दिन 6 लोगों को अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा। 6 जून को ये जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद इन्होंने अलग अलग शहरों में जाकर के, जैसे कि जयपुर में इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जहां पर आपको पता हो तो इनको जटेकर्स के द्वारा थप्पड़ भी मारी गई थी। और इसके बाद में इन्होंने लखनऊ में भी प्रोटेस्ट किया। और फाइनली 10 जून 2026 को इन्होंने अपनी मांगे बिल्कुल क्लियर कर दी कि भैया नीट पेपर लीक, CBSE OSM वाला जो प्रॉब्लम हुआ है, इससे पहले जितने भी पेपर लीक्स हुए हैं, जितने बच्चों की यहाँ सुसाइड की वजह से डेथ हुई है, उन सब का जिम्मेदार केवल एक, वो है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे पूर्व, अभी के हिसाब से तो पूर्व, लेकिन उस टाइम पे क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन्होंने मांगा। 20 जून 2026 जंतर मंतर पर इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अब ध्यान से समझिए एक बार, 6 जून को जो इन्होंने धरना किया है वो 1 दिवसीय था, 1 दिन का था। और इसके बाद में इन्होंने देश में जगह जगह पर जो शहर हैं, उन शहरों में जाकर के जो प्रदर्शन किए वो भी 1 दिवसीय थे। लेकिन 20 जून को जो इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है, इसका मतलब ही क्या है कि ये धरना कब तक चलेगा नहीं पता, इनको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना खत्म नहीं होगा। ध्यान देना, ये केवल धरना है, अभी इसमें अनशन जैसा कोई भी शब्द या हंगर स्ट्राइक जैसी कोई भी बात नहीं है। 28 जून 2026 सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पहुंचते हैं और इस धरने को ज्वाइन कर लेते हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ से ये धरना जो है वो शिफ्ट हो जाता है हंगर स्ट्राइक पे। हंगर स्ट्राइक यानी कि आपके अब सोनम वांगचुक जी जो हैं वो भूख हड़ताल करेंगे। ध्यान रखिए, सोनम वांगचुक जी के अलावा 25 लोगों ने, SFI के वो जो नेहा जी हैं, आपके बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने क्या किया, आमरण अनशन किया है सोनम वांगचुक जी के साथ। अब यहाँ से ये आमरण अनशन शुरू हो गया। आमरण अनशन सिंपली एक सत्याग्रह का एक तरीका है जिसमें अपने शरीर को कष्ट दिया जाता है, जैसे कि भूखा रह रहे हैं और अपनी डिमांड्स के अपने को दबाने वाले या फिर सरकार जो भी है उनके समक्ष रख रहे हैं। सत्य का आग्रह करने का एक तरीका है। 28 जून से आपका ये जो धरना था वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, आमरण अनशन में। अभी तक भी आपके ऑल ओवर इंडिया में ज्यादातर लोग इस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहे थे, बस चल रहा था धरना, आ रहे थे 1000-1500 लोग यहाँ पे रहते थे, भीड़ वहाँ पे जुट नहीं रही थी। तो सरकार ने भी इनको परमिशन दे रखी थी कि हाँ भाई बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो धरना अपना। ये भी बेचारे कोशिश कर रहे थे कि भाई कैसे भी करके इस मुद्दे को थोड़ा हाईलाइट किया जाए। 18 जुलाई तक जो डेट आती है, इस डेट तक क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों तक ये धरना पहुंच चुका था, ये अनशन पहुंच चुका था। लोग अब इस पे ध्यान देना शुरू कर चुके थे और बहुत सी भीड़ वहां पर आना शुरू कर चुकी थी। ऐसे में अचानक 17 जुलाई की रात को दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कमिश्नर साहब चेंज हो गए तो स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। तो सुबह 6:30 बजे के लगभग धरना स्थल पर पहुंचते हैं, अनशन स्थल पर पहुंचते हैं, जंतर मंतर पर। और सोनम वांगचुक को सफेद जो चादर बेडशीट्स होती है उनसे कवर करते हुए ऐसे अचानक से ऐसे घुसे। लोग ऐसा सोच रहे थे कि डॉक्टर हैं, चेक करने आए हैं, लेकिन वो तो अचानक घुसे, धक्का मुक्की हुई थोड़ी बहुत और सोनम वांगचुक जी को ऐसे कपड़ों में लपेट करके जबरदस्ती उठा करके विदिन 30 सेकंड के अंदर अंदर एम्बुलेंस में डाल करके हॉस्पिटल ले जाया गया। पूछा गया तो बोले कि भाई साहब हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट ने कहा था कि इनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। अरे भाई साहब ऐसे कौन ध्यान रखता है, ऐसा फिर CJP का कहना है कि भाई साहब अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो आप हमें ऑर्डर बताते, हम आपको सपोर्ट करते, लेकिन ये कौन सी तरीके से आपने इनका हेल्थ का ध्यान रखा, ये तो किडनैपिंग हुई। जैसे ही इसके वीडियोस जो बने थे वो वीडियोस सोशल मीडिया पे आए। सोशल मीडिया पे आने के बाद ये वायरल होते चले गए। लोगों ने जब सोनम वांगचुक को इस सिचुएशन में देखा, लोगों का खून खोल उठा। लोग जो थे, स्पेशली युवा जो थे, वो पहुंचने लगे जंतर मंतर पर। युवाओं का एक ही बात था कि हमारी पढ़ाई के लिए सोनम वांगचुक को आमरण अनशन कर रहे हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। वहां पर भीड़ इकट्ठी होने लग गई। अगर पुलिस ये एक्शन नहीं लेती तो शायद वहां पे इतनी भीड़ नहीं होती, थोड़ा टाइम और लगता। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक तरीके से आग में घी डालने का काम कर दिया इस कार्रवाई के द्वारा। और जब भीड़ इकट्ठी होती है तो वो भीड़ शाम तक 1 लाख लोगों की भीड़ वहां पर हो चुकी थी। यानी कि अब ये जो आंदोलन था ये अनब्रेकेबल होने वाला है। अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं और वो कमियां भी अभी पुलिस
थोड़ी और हरकतें करेगी, जिनकी वजह से ये एक और बड़ा विशाल हाथी बन जाएगा। 18 जुलाई को जब उन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया तो वहां पर उन्होंने आईवी लेने से मना कर दिया, ड्रिप वगैरह लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। 20 जुलाई जो डेट थी वो ऑलरेडी फिक्स की हुई थी 15 जुलाई से ही। 15 जुलाई को ही सीजेपी ने और सोनम वांगचुक जी ने अपने धरना स्थल से कह दिया था कि 20 जुलाई को हम संसद मार्च करेंगे। भाई 20 जुलाई को क्यों करेंगे? क्योंकि 20 जुलाई को संसद के सत्र का पहला दिन था और उसी दिन हम क्या करेंगे, संसद मार्च करेंगे। तो पूरे देश के युवाओं को वो आह्वान कर रहे थे कि आप यहाँ पे आइए और संसद मार्च में हिस्सा लीजिए। 19 जुलाई को बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठी हो चुकी थी। 20 जुलाई तक तो भाई साहब भयंकर भीड़ वहां पे हो चुकी थी। 5 लाख लोग वहां पे आराम से उपस्थित थे। पुलिस की इतनी तैयारी नहीं थी। पुलिस सोच रही थी कि सोनम जी को उठा लिया है तो भाई साहब अब जब मेन हीरो को ही उठा लिया है तो बाकी फिल्म बचेगी कहाँ, सब बिखर जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा हो गया, ज्यादा वहां पे लोग संसद चलो जो मार्च है वो स्टार्ट होता है सुबह 9 से 10 बजे के बीच में। लाखों की संख्या में लोग हैं। पुलिस जो है उनको रोकने की कोशिश कर रही है। बीएनएस की धारा 163 उस मार्ग पे लगा दी गई है ताकि कोई इकट्ठा ना हो। बीएनएस की धारा जो 163 है वो पहले धारा 144 हुआ करती थी, अब वो 163 से 2 से अधिक कोई भी लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। अब ये ठहरे लाखों लोग। ये लाखों लोग उस संसद मार्ग की तरफ जाने लगे, संसद की तरफ धावा बोलने लगे कि वहां पे जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर है थोड़ी सी, कह सकते हैं कि ये राजनीति है या क्या है पता नहीं, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि छात्र जो इकट्ठे हुए थे वो संसद की तरफ जाना शुरू करते हैं और संसद तक जाने पर अभिजीत दीपके को पहले ही डिटेन कर लिया जाता है। सुबह सवेरे इस भीड़ को देखते हुए जेपी नड्डा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं, साथ में अभी सांसद हैं, इन्होंने इनके सीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल को बुला लिया। 2 लोग वहां पे चले गए, सौरव दास और आशुतोष रांका। ये दोनों जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए उनके घर पे चले गए। अब भीड़ जो थी वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल थी, उनका कोई लीडर नहीं है। पब्लिक यानी बच्चे जो हैं वो बिना किसी सिर के यानी कि बिना नेता के हैं और जो वो सच में चाहते हैं वही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो पूरा मामला स्टार्ट होता है यहाँ से लगभग 11 बजे से लेकर के शाम 6-7 बजे तक जो पूरा आंदोलन चलता है वो किसी नेता ने नहीं चलाया था, वो पब्लिक चला रही थी, वो जनता चला रही थी, वो युवा चला रहे थे। यानी कि ये सच में एक ऐसा आंदोलन बन चुका था जिसमें जनता का दर्द था, जिसमें जनता की परेशानियां थी और इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ये किसी नेता का आंदोलन होता, किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन होता तो शायद उस समय ये लोग बिखर जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बच्चों के साथ बहुत ही बेरहमी हुई, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का यूज किया गया। कई सारे बच्चे उस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे प्रदर्शन में घायल हुए। कई सारे पुलिस वाले भी इस पूरे प्रदर्शन में घायल हुए। ठीक है, अब जैसे ही ये पूरा मामला बनता है तो जेपी नड्डा साहब से मीटिंग होती है। जेपी नड्डा साहब को वो अपनी मांगे सौंप देते हैं और जेपी नड्डा जी बोल देते हैं कि यूनियन कैबिनेट में नेता है, उनसे बात करके हम आपको अपडेट करेंगे। शाम हो गई है और इसके बाद में वापस से पुलिस वगैरह सब अपनी अपनी जगह पे, जंतर मंतर को खाली करवा दिया गया था और वापस से भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। रात को 9 बजे के लगभग वापस से सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं जंतर मंतर पे और फिर से वो अपना जो पुलिस ने उनका जो मंच वगैरह था या जो धरना स्थल था उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। बच्चे उसको वापस से बनाना शुरू कर देते हैं। अब मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये आंदोलन सीजेपी के बस की बात नहीं रही, ये आंदोलन सोनम वांगचुक जी के बस की बात नहीं रही, ये आंदोलन किसी नेता के बस की बात नहीं रही। ये आंदोलन अब हो चुका था युवाओं का, जनता का, और ये चलेगा। क्योंकि अगर इसको मिटना होता तो ये शायद लाठीचार्ज के दौरान मिट चुका होता, पर ये लाठीचार्ज के बाद भी वापस बच्चे वहां पे आ गए। बच्चों ने वहां पर पहले से ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई। तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। पूरे देश भर में ये न्यूज फैलती है कि बच्चों के साथ इतनी ज्यादती हुई है, बच्चों के साथ इतनी मारपीट हुई है। वो वीडियो, वो विजुअल्स जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों की आंखें भर आई कि हमारे बच्चों को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। अपनी शिक्षा में सुधार की ही तो मांग कर रहे हैं। वो मांग क्या रहे हैं? वो धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़े। बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो लोग इससे और जुड़ते चले गए। अब ये आंदोलन जो था ये एक बहुत ही विकराल रूप ले चुका था
ऑल ओवर इंडिया में और विदेशों में भी इसकी बातें होना शुरू हो चुकी थी। भारत का विपक्ष यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे करके बहुत सारे नेता, उद्धव ठाकरे, राजस्थान से हनुमान बेनीवाल साहब, ऐसे करके बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी इस धरना प्रदर्शन पर पहुंचने लगे। उन्होंने भी इसे अपना सपोर्ट दिया। एक बात तो माननी पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल साहब हर जगह पे, मतलब जहाँ पे जेन्युइन होता है वहाँ पे पहुंचते जरूर है। मतलब जहाँ पर न्याय की बात होगी पहले वहाँ पे जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो विरोध प्रदर्शन पर राहुल गांधी जी और बाकी की पार्टियां, उन्होंने सबने समर्थन दे दिया। ममता बनर्जी ने भी समर्थन दे दिया। इसकी एक ये थोड़ी सी चीज को समझिए आप कि जब विपक्षी जो पार्टियां हैं वो जब किसी को सपोर्ट करती है, तो हमारे अभी क्या है ना, भारत में थोड़ा सा ये चल रहा है कि विपक्ष ने अगर किसी का सपोर्ट कर दिया तो इसका मतलब वो एंटी नेशनल। अरे भैया, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष होता ही वही है जो सरकार नहीं बनाते हैं, लेकिन उनका काम होता है सवाल करना। उनका काम होता है जनता के सवालों को सरकार के सामने रखना। अब अगर आप सवाल पूछने वाले को ही एंटी नेशनल बोल दोगे तो फिर भैया सरकार कैसे चलेगी? तो फिर जवाबदेही कैसे तय होगी? सारा मैटर ही किस बात का है? जवाबदेही का है। तो इस तरह से यहाँ पर आप ध्यान रखिए, कभी भी सरकार से जो सवाल पूछने का काम है वैसे तो जनता का है, लेकिन जनता ये काम रेगुलर तो कर नहीं सकती। तो जनता ने यहाँ पर विपक्ष को रख रखा है। विपक्ष का काम ही क्या है? सरकार से सवाल करना, और सरकार का काम क्या है? विपक्ष के जवाब देना। तो राहुल गांधी जी ने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उनका पहले से ही एक प्रोग्राम चल रहा था छात्रों की गूंज करके, उस कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने भी अपना कार्य जो है वो करना शुरू कर दिया। इन्होंने, राहुल गांधी ने क्या किया कि पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई काम हुआ है कि विपक्ष के सारे नेता, सांसद जो हैं वो इकट्ठे होकर के, लगभग 150 लोग इकट्ठे होकर के प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के धरने पर बैठ जाते, और शाम के टाइम पर ये धरने पर बैठे थे। और वहां पर फिर बातचीत आई, जितेंद्र सिंह जी को बुलाया गया। जितेंद्र सिंह जी आए। जितेंद्र सिंह जी जो है वो पीएमओ में मंत्री हैं। उन्होंने आकर के पूछा भाई साहब राहुल गांधी जी से कि भाई क्या बात है। तो राहुल गांधी जी ने अपनी बातें रखी। फिर यहाँ पे राजनीति चल गई कि भाई राहुल गांधी जी बाद में मुकर गए, ये सारी बातें उनको छोड़ो। आप तो बस ये ध्यान रखो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना करने के लिए बैठ गए हो। ये हमारे आजाद भारत में पहली बार हुआ है। इसकी वजह से और ज्यादा हाइप बन गई। 23 जुलाई को और भी प्रमुख कई सारी जो हस्तियां हैं भारत की, जो फेमस लोग हैं, उन्होंने भी इसको समर्थन देना शुरू कर दिया। आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। जेनजी का जो आंदोलन था वो इतना विशाल हो चुका था। सरकार ने इनका खाना पीना तक बंद कर रखा था, सरकार ने इनका बिजली भी बंद कर रखा था, सरकार ने इनका इंटरनेट भी बंद कर रखा था, लेकिन जनता का सपोर्ट इनको पूरी तरीके से मिल रहा था। सरकार की तरफ से पानी तक बंद कर दिया गया था, लेकिन जनता के सपोर्ट की मदद से उन फूड डिलीवरी ऐप का यूज करते हुए धरना प्रदर्शन स्थल पर बच्चों के लिए खाना भिजवाया। अब सरकार क्या करती है, जब भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है कि भाई पता करो इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। अगर इसमें कहीं भी पता चल जाता है कि फंडिंग जो है वो किसी बाहर दूसरे देश से आ रही है या कोई दुश्मन इसमें शामिल है, तो फिर वो एंटी नेशनल मूवमेंट तो होता ही है, बेसिक सी बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, देश की ही जनता क्या कर रही है, बच्चों के लिए खाना मुहैया करवा रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जनता की ही आवाज है। ये कोई विदेशी टूल किट नहीं है जो यहाँ पर भारत में अशांति फैलाना चाहता हो। और ये भारत का है तो क्या, मेरे को लगता है शायद ये दुनिया का ऐसा पहला प्रोटेस्ट होगा जहाँ पर खाने के लिए वैरायटी मिल रही थी। पिज्ज़ा भी खा लो, बर्गर भी खा लो, ठीक है, समोसे आपने देखे होंगे, समोसे, या फिर ऐसे शरबत मिल रही है, न जाने क्या क्या खाने के लिए। भाई जो लोग ऑर्डर करेंगे वो अपने हिसाब से ऑर्डर करेंगे और बच्चों को वही मिलेगा। तो खाने पीने की पूरी बढ़िया शानदार वहाँ पे व्यवस्था हो रखी थी। और मल्टीवर्स आया हुआ था वहाँ पे, बहुत सारे कैरेक्टर्स वहाँ पे आए हुए थे, हल्क वगैरह सब आए थे। ठीक है, तो बच्चे हैं, विरोध प्रदर्शन का नया तरीका लेके आए हैं, और ऐसा शानदार मूवमेंट पूरी दुनिया में आज तक कहीं पे भी नहीं हुआ है। ऐसा मूवमेंट हो तो बंद करने का मन ना करे, ऐसा तो चलने दो। लेकिन 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक वीडियो यहाँ पर डाला है जिसमें इन्होंने बताया कि हम एक कानून बनाने वाले हैं, ठीक है, और उस कानून को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाएंगे ताकि पेपर लीक ना हो। ठीक है, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी इन्होंने कर दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट जहां पर
जो भी पेपर्स हुए हैं, लीक हुए हैं, उनके जो भी मुद्दे चलेंगे या जो भी मुकदमे चलेंगे, उनको निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। अब विपक्ष ने इसको भी आड़े हाथों ले लिया कि भाई साहब बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं भारत में, और कई बार क्या होता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही इतना टाइम लग जाता है जितना नॉर्मल कोर्ट में टाइम नहीं लग रहा। तो ये तो कोई मतलब की बात नहीं है, कोई काम की बात करो तो बात करो। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री या भारत सरकार पर एक तरीके से प्रेशर बन रहा था, तो वैसे ही नहीं चल पा रहा है, संसद भी बिल पारित ही नहीं कर पा रही है, और ऊपर से ये प्रदर्शन भी चल रहा है जिसकी वजह से भारत सरकार की थूथू हो रही है, पूरी दुनिया में थूथू हो रही है। 24 जुलाई को सोनम वांगचुक जी से बीजेपी के जो नेता हैं वो कांटेक्ट करते हैं जेपी नड्डा साहब, और डील होती है। सोनम वांगचुक जी ने भी ये बोला था कि भाई ठीक है, उन्होंने अनशन तो उनको वैसे ही तोड़ना ही था, क्योंकि देखो काफी टाइम हो गया था और इतना लंबा अनशन उन्होंने कर लिया था। अगर मेरे को लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर भारत सरकार या बीजेपी उनसे ये अनशन नहीं तोड़वाती तो शायद वो 2-3 दिनों में खुद ही अनशन तोड़ देते। लेकिन अच्छी बात ये रही कि चलो ठीक है, सरकार ने अनशन तोड़वा दिया। पहले उनकी मांग हुआ करती थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन जब अनशन तोड़ा गया रात को 12:30-1 बजे, 23 जुलाई को जब आधी रात के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा, तो उनकी मांग ये थी कि जो बच्चे इस प्रदर्शन में हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाए, ठीक है, ऐसी मांगे हो गई थी। बाद में आप देखेंगे तो डिप्के जी ने इस पर रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है, उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था अनशन तोड़ना। हम इनको कई टाइम से मनाने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं मान रहे थे। बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई उसके बाद में सोनम वांगचुक जी ने 20 तारीख को ही डिक्लेयर कर दिया था कि भाई मैं तो अनशन जारी रखूंगा, तोड़ने वाला नहीं। पहले उनका एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ है, वो है कि या तो मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहूंगा, नहीं तो मैं भूत बन जाऊंगा, ये उन्होंने बोला था। 24 जुलाई को जेपी नड्डा साहब ने 2 मांगे मान ली थी। एक मांग तो उन्होंने ये मानी थी कि जितने भी बच्चे इसमें आंदोलन में शामिल हुए हैं, जिन पर लगभग 1000 केसेस जो दर्ज हुए हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा, वो केस वापस ले लिए जाएंगे और फ्यूचर में कभी भी इन बच्चों को परेशान नहीं किया जाएगा, टारगेट नहीं किया जाएगा। दूसरी डिमांड इन्होंने ये इस पर भी ओके कर दिया था कि जितने भी बच्चे नीट लीक के बाद में जिन्होंने सुसाइड किया था उनके परिवारों को उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। सीजेपी की मांग थी 1 करोड़ का मुआवजा, लेकिन सरकार ने कहा कि देखो वो डिस्कस करने की बात है कि 1 करोड़ होगा या कितना अमाउंट होगा वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हाँ मुआवजा जरूर देंगे। इन 2 मांगों पर पहले ही 24 जुलाई को ही सहमति बन चुकी थी। 24 जुलाई को उन्होंने पहली मांग क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उस मांग पर जेपी नड्डा ने और बीजेपी ने यही बोला कि हमें कल दोपहर 2 बजे तक का टाइम दीजिए, तब तक हम आपको बता देंगे। अब सोचा ये जा रहा था कि शायद इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन 25 जुलाई का दिन आता है, दिन के 2 बजते हैं और 2 बजे जंतर मंतर पर खबर पहुंचती है कि प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है उसमें उन्होंने अपना कारण ये बताया कि भाई भारत में जो युवा है वो परेशान हो रहे हैं, युवा जो है वो गलत इन्फ्लुएंस में चले गए हैं, हो सकता है कि इस प्रदर्शन का फ़ायदा उठाकर विदेशी ताकतें जो हैं वो भारत में कुछ गलत हरकतें कर दे या कुछ भी गलत हो जाए, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, इस वजह से मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहा हूँ। तो इस्तीफा हो जाता है। जैसे इस्तीफा होता है तो जितने भी प्रदर्शनकारी है कोशिश से झूम उठते हैं, नारे लगाए जाते हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अपने जन्म से 70 दिनों के अंदर अंदर एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी करवा लिया है और यहाँ पर लाखों बच्चों ने जो इनको सपोर्ट दिया है, ये सब उसी की बदौलत हुआ है। अब देखना ये है कि पेपर लीक तो ठीक है, आपने पेपर लीक पे बात की, नए कानून को भी मंजूरी मिल चुकी है, बिल को भी मंजूरी मिल चुकी है। बिल ये बनाया है कि अगर कोई भी पेपर लीक में पाया जाता है तो उसे 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है, स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मेरे हिसाब से ये जो मूवमेंट हुआ था कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, जो मूवमेंट हुआ था, जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, जो जेनजी मूवमेंट हुआ था, ये मूवमेंट हिस्ट्री में बहुत ही लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा मूवमेंट सच में कभी भी इतिहास में तो ऐसा कोई भी मूवमेंट हमने देखा ही नहीं है और ना ही ऐसे किसी मूवमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जेनजी का कमाल है। जेनजी ने उन सारी बातों को झूठा साबित कर दिया जो पहले से चली आ रही थी, जैसे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते,
जैसे कि ये सरकार झुकती नहीं है। तो इस तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी का पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें इन्होंने तीनों मांगे जो भी इन्होंने बोली थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1-1 करोड़ प्रत्येक बच्चे के परिवार को जिन्होंने सुसाइड किया था, और किसी भी प्रदर्शनकारी पर कभी भी फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड कोई भी केस नहीं होना चाहिए और उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आपके कॉकरोच जनता पार्टी का पहला आंदोलन समापन हुआ और हमने कोशिश की है कि इस आंदोलन से जुड़ी हुई हर एक बात जो जरूरी है वो आपको बताई जाए। इसका कंक्लूजन ये है कि क्या सरकार को सच में इस आंदोलन को 36 दिनों तक खींचने की जरूरत थी, या सरकार इसको पहले ही प्यार से समझा करके, या फिर इनकी मांगे जब माननी है तो तरीके से बैठ करके टेबल टॉक करके इसको सुलझाया जा सकता था। ये जबरदस्ती इसको इतना लंबा खींचा, अपनी नाक रखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अपनी जिद या बाल हट अगर हम देखें कि भाई सरकार अपना हट दिखा रही है कि हम कितने हटीले हैं। इधर जिनके सामने वो हट दिखा रही है वो तो खुद बाल हट वाले लोग हैं, वो तो खुद बच्चे हैं, तो उनका हट ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे साबित हो गया। बिना बात ही यहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने सोनम वांगचुक को एक तरीके से किडनैप किया है। कोई ज़रूरत नहीं होती अगर सरकार यहाँ पर टेबल टॉक वाला रास्ता अपनाती। पर खैर कोई बात नहीं, जो रास्ता उन्होंने अपनाया शायद उनको यही सही लगा हो। तो इस तरह से ये मूवमेंट बढ़ता चला गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम बातचीत कर सकते हैं या फिर कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या इस्तीफे ज़रूरी हैं? देखिए, इस्तीफे से कोई शिक्षा सुधार नहीं होता है, हाँ, लेकिन एक चीज़ में सुधार जरूर आता है। काफ़ी टाइम से ये कहा जा रहा है कि भाई भारत में सरकार की तरफ से जवाबदेही नहीं है, सरकार जो है वो बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। तो क्या होगा इस्तीफा लेने से? इस्तीफा लेने से जवाबदेही तय हो जाएगी। मतलब कि अगला जो भी नए मिनिस्टर साहब आएंगे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अब वो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि मुझे जवाब देना है। अगर मैंने कोई काम किया और वो काम सही नहीं हुआ या उसमें गलतियां हो गई तो मुझे जवाब देना है। अगर उनको जवाब देने का ही डर नहीं है तो वो कोई भी काम को सही से करने की जरूरत ही क्यों समझेंगे। तो ये बात तो सही है सोनम वांगचुक जी की कि इससे क्या तय होगा, जवाबदेही तय होगी। अब रही शिक्षा में सुधार की बात, तो कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 5 सूत्री जो मांगे हैं या 5 सूत्री जो उनके सुधार हैं वो उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा उनका खुद का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो सरकार के कांटेक्ट में रह करके सुधार बिल को तैयार करवाएगा और शिक्षा में सुधार लाने का काम शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने प्रधान जी की जगह पे नए शिक्षा मंत्री बना दिए हैं, अतिरिक्त भार सौंपा गया है प्रहलाद जोशी जी को। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। आपके क्या विचार हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के? क्या सरकार इस आंदोलन को पहले ही रोक सकती थी, समझा सकती थी? क्या इस आंदोलन को इतना खींचना जरूरी था? आप ये अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ाई करते रहिए, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।